नमस्कारम, दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रौद्योगिकी काल के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि प्राचीन इतिहास से के बारे में चैप्टर है ये। उसमें जो टोटल क्वेश्चंस है वो 102 है। हर क्वेश्चंस के पढ़ने के बाद मैं 1 या 2 सेकंड का गैप दूंगा, उसके बीच में अगर आप आंसर ढूंढते हैं तो ढूंढ लीजिए या फिर पॉज करके आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अष्टाध्यायी में, और इसके जो लेखक है वो पन्निनी हैं। सेकंड है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्य। थर्ड क्वेश्चन है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे देखते हैं हम। तो पहला है कि भारत का नामकरण ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है, बिल्कुल जम्बू द्वीप जो है उसी के एक बात माना जाता है भारत को, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला देखते हैं। अगला है, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है और वह है शिलालेखों का अध्ययन है, ऑप्शन बी। इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक होगा, तो टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप लेके इसे देख सकते हैं चाहें तो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है देवपारा अभिलेख यशोधर्मन, नहीं ये तो नहीं है। अगला है कि प्रयाग प्रस्थित अभिलेख समुद्रगुप्त, ये सही है। और नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बनवाया, ये भी सही है। तो अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 6 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला पहला नंबर है कि प्रारंभिक अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं। हाँ, इन सब पे खुदे हुए मिले हैं, ये सही है। और क्या है आगे? आगे है, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोंगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, बोंगजकोई, हाँ ये भी सही है, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। 7वां है कि निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, तो ये एक ब्रिटिशियस थे, इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने पढ़ा था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। 8वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बिल्कुल हमेशा लिखते हैं, इधर से ऐसे लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है, देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है, नहीं ये तो गलत है, सिर्फ पहला ही सही है, इनकी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 8वें का। 9th देखते हैं। 9th है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिस्टिक्स बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, माफ़ करना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया था, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं इसे। 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो पहला है आहत सिक्के, बिल्कुल ये सही है, 6वीं शताब्दी के आसपास में था, ईसा पूर्व। दूसरा है लेखयुक्त सिक्के, 2री शताब्दी ईसा पूर्व था, ये भी सही है। दिनार 4वीं शताब्दी में आया, बिल्कुल ये भी सही है। जीतल 16वीं शताब्दी, नहीं ये गलत है, यानी कि अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, सुमेलित ये वाला नहीं है। अगला है 11 नंबर कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। दूसरा है, करसापन का नियमित प्रकार का सिक्का था, करसापन नियमित प्रकार पर रेगुलर यूज़ करने वाला, ये भी सही है। और थर्ड है कि सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता है, तो ये भी सही है, तीनों ही सही है, इनके ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। अगला है कि ऋग्वेद है, और ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। अगला देखते हैं। अगला है, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है, और यह समर्पित है अग्निदेव को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, और वह है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। अगला है,
कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? तो वह था सरस्वती नदी का, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि अभी नदी सूख चुकी है। 16वां है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह है सामवेद का। ठीक है। 17वां है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, वो किसमें की गई है? शास्त्रीय संगीत के बारे में, और वह है सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें कि सामवेद भारतीय संस्कृत शास्त्र का पर प्राचीनतम पुस्तक है। बिल्कुल सही, अभी हम देखा था पिछले ऑप्शन में। दूसरा है सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास की शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो भी जैमिनी को माना जाता है, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला है कि शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण अर्जुवेद का संबंध किस वेद से है? तो वह है अर्जुवेद से ही है, ऑप्शन नंबर सी, उनके नाम में ही जुड़ा हुआ है। 20 देखते हैं। 20 है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अर्जुवेद के कुल 40 मंडल हैं, बिल्कुल हैं। अगला है शुक्ल अर्जुवेद से वाजनेयी संहिता संबंध है, तो ये भी सही है। और तीसरा है यजुर्वेद में ऋतनिनों की चर्चा है, रतिनिनों की चर्चा है, रतिनिनों की, तो ये भी है, इनकी चर्चा है। तो ये तीनों ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं। 21 कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? और ये कहा गया है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। अगला है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, और यह मिलता है में सबसे पहले अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लेखनीय कहा गया है? और ये कहा गया है अथर्ववेद में ही, ऑप्शन नंबर डी। अगला है त्रयी नाम है, और यह नाम है तीनों वेदों का। 3 वेद जो है ना, उन 3 वेदों को बोलते हैं त्रयी। अगला है निम्न को सही सुमेलित करें। इसको देखते हैं क्या है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आप पॉज करके आंसर कर सकते हैं, मैं आंसर करता हूँ अब इसका। 25 पहला है कि ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, हमने ऊपर अभी देखा था। अगला है इसके बाद अर्जुवेद, और अर्जुवेद में क्या है? स्रोत एवं क्रमकांड के बारे में बताया गया है। अगला है सामवेद, सामवेद जो है संगीत को लेके ऊपर हमने देखा ही था। और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र वशीकरण को लेके हैं, तो ये इसमें है। तो पहले का 4th, दूसरे का 2, पहले का 4th और दूसरे का 2 सिर्फ फर्स्ट वाले में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। अगला है 26 नंबर। यहाँ पे है कि इस पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये देखना है, तो साथ में देखते हुए चलते हैं हम इसे। पहला है कि ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहा जाता था, ये सही है। दूसरा है अर्जुवेद के यज्ञकर्ता को ध्ययु कहा जाता था, ये भी सही है। तीसरा है सामवेद के ज्ञानकर्ता को उदागता कहा जाता था, ये भी सही है। और चौथा है अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्राह कहा जाता था, ये भी सही है। ये चारों ही सही है, कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर है, ऐसा 28 नंबर है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, और उनको कहा जाता था रामायण उपाध्याय कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, और वह ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण, ऑप्शन नंबर डी। 30 है किस ग्रंथ में
पुरुष में का उल्लेख हुआ है और वह है, जिस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है वह है, और वह शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इसको देखते हैं। तो पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? इसमें उपवेद सब उपवेदों का नाम है। तो जो ऋग्वेद है उसका उपवेद होगा, वह होगा ऐत्रेय। इसके बाद है सामवेद। सामवेद का है पंचविश। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद का है गोपथ और यजुर्वेद का है शतपथ। तो पहले का थर्ड, दूसरे का बी, पहले का थर्ड और दूसरे का फोर्थ। तो यह है ऑप्शन नंबर सी में। अगला है, इस पर विचार कीजिए कथनों पे। तो इसको देखते हैं 32 नंबर। पहला है कि कुशितकी ब्राह्मण को संख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अगला है तैत्तिरीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है, जी हाँ। अगला है जैमिनी ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है, जी हाँ, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, और वह है पास बैठना। उपनिषद का मतलब ही है पास बैठना। क्या कहते हैं कि इसका जो वीडियो में दे रहा हूँ ना, इसका जो इसके बारे में जितनी भी डिटेल होगी, जो भी चीज़ें होगी, आप एक बार कमेंट सेक्शन में नीचे देख लेना, और इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन भी देख लेना। वहाँ पे जिससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा, PDF या जो चीज़ें भी होगा, मैं वहाँ दे दूँगा। ये मैं बार बार वीडियो में नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है, और वो लिखा गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, वो उस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं, और यह हैं दर्शन पर आधारित है, ऑप्शन डी। अगला है 36 है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की जो है चर्चा हमें उपनिषद में ही मिलती है, ऑप्शन डी में। अगला देखते हैं। अगला है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? और ये हमें प्राप्त होता है कठोपनिषद में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे, कहाँ के थे? और वह थे कैकेयी के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्ययाही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है, और यह उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी। अगला है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? और यह मिलता है हमें ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद में। 41 है तामसोमा ज्योतिर्गम्य कथन मूलतः किसमें है? और यह कथन भी उपनिषदों का ही है, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले वेद आए, फिर इसके ब्राह्मण आए, फिर अरण्यक आए, फिर उपनिषद आए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा इसका। इसके बाद है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? और वह है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें सफ़ेद ऑलरेडी श्वेत यहाँ पे वर्ड है, इससे भी कोई पता लगा सकता था, श्वेताश्वर। अगला है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाला विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? वो किया गया है छांदोग्य में, ऑप्शन बी में। अगला है किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये संबंधित समाज व्यवस्था से। इसी में 17 जो है हमारे
टोटल बोल सकते हैं कि संस्कारों के बारे में बात की गई है इसमें, कि अंतिम संस्कार लास्ट वाला होता है। और इसी को भीमराव अम्बेडकर जी ने जलाया भी था, इसके खिलाफ भी थे। इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी दिक्कत है, पर बाकी जैसे उपनयन संस्कार होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, सब मनुस्मृति में ही है। अगला है 47 कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वह है मनु। आधुनिक भारत का मनु किसको बोलते हैं? भीमराव अम्बेडकर जी को बोलते हैं। अगला है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह संस्कृत में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 49 है सतसहसी संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो यह है महाभारत का। अगला है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है ऑप्शन नंबर ए रामायण को। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? तो वह है बी 18। अगला है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं, और ये सब हैं पुराणों के संकेतक, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला है सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे पुराना जो है पुराण कौन सा है? और वह है अपना मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर ए। 54 है कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है शाक्त धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो वह है प्रजापति के रूप में मत्स्य और वराह, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका 55 का। अगला देखते हैं 56 जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? और वो कहा जाता है आगम। 57 है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? और वह मिलता है आचारांग सूत्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है कल्पसूत्र भद्रबाहु के समय, बिल्कुल सही है, इसके उन्होंने किया था, रचनाकार थे। परिशिष्ट पर्व महेंद्र हेमचंद्र का, ये भी सही है। सम्रादित्य कथा हरिविजय सूरी नहीं। और अगला है कुवलयामला उघोतन सूरी, ये सही है। तो गलत जवाब है सी वाला, और मेरा तो गलत कौन सा है? तो सी वाला है। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, लेकिन बोध पिटक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा हमारा, जो हम ढूंढ रहे हैं गलत कौन सा है, शामिल नहीं है। तो 59 का जवाब होगा डी। अगला देखते हैं 60 में है कि किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? तो अशोक के बारे में हमें सूचना मिलती है, ऑप्शन नंबर सी अधिधम पिटक से, ये बौद्ध ग्रंथ है। 61 है कि प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, और वो मानी जाती है राजतरंगिणी को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है? तो दीपवंश नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी हर्षचरित पुराना है, विक्रमांक देव ये भी पुराना है, पृथ्वीराज विजय ये भी सब पुराना ही है। ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है, ठीक है। तो हर्षचरित भी लिखा था हर्षवर्धन के बारे में, विक्रमांक देव, पृथ्वीराज चौहान, ये सब मतलब हाल फिलहाल के हैं, लेकिन दीपवंश काफ़ी पुराना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है फाहान की प्रसिद्ध रचना है, जो चीनी यात्री फाहान था उसकी तो प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है फाक्यूकी शियुकी, ये दोनों ही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका 63 का। 64 देखते हैं। 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
पहला है हेरोडोटस, हिस्टोरिका लिखा है इसने, बिल्कुल सही लिखा है इसने हेरोडोटस ने। अगला है प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिका, ये भी इन्होंने लिखा था। मेगास्त्रीज ने इंडिका लिखा था, जो कि पाटलिपुत्र में रहता था, ये भी सही है। और एरियन पेरिप्लस ऑफ द एथिसियन, नहीं ये गलत है, ठीक है ये गलत है, तो अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसको देखते हैं। तो फाहियान 375 से 415 ईस्वी के बीच आया था, सही है। शुंग्यून 518 ईस्वी में आया था, ये भी सही है। हैनसांग 629 में आया था, ये भी सही है। इत्सिंग 1105, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, मतलब 3 गलत है 1 सही है, हमें ये बताना है हमें। तो पहला है कि अल मसूदी यानी कि मुरुद उल जहाब, ये इसका सही है, मतलब कि तीनों ही गलत ही होंगे, ठीक है। आप चाहे तो नाम इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर यही होगा इसका। अगर देखते हैं 67 है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, सिकंदर के साथ निर्याकर्ष भारत आया था, बिल्कुल आया था। डियोनिकस रोम के यात्री था, डियोनीसियस रोम के यात्री नहीं था, ये सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 68 देखते हैं। 68 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, और वो मिला है में नर्मदा घाटी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई, जब काफ़ी कॉमन सा है, अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सबसे पहले मानव दृश्य प्राणी को प्राग मानव हेमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है, और उसे जाना जाता है पिथकेंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। पिथकेंथ्रोपस के रूप में माना जाता है उसे, मतलब उसका हमारे कई सारे वर्जन्स आ चुके हैं, मतलब 10-12 के आसपास, उनमें से एक है, सबसे पहला वाला इसको माना जाता है। अगला है, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। जी हाँ, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगला है, जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या नाम दिया गया है, तो सेम ही होगा, आदि प्रागैतिहासिक काल। लिखा तो है पर क्या लिखा है हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो क्या होगा, आदि ऐतिहासिक काल, जिसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो 3 सही हैं और 1 गलत है, ये देखना है हमें, तो इसको देखते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, मानव उत्पत्ति से 300 ईस्वी पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व तक, ये बिल्कुल सही है। अगला है आधि ऐतिहासिक काल, जिसमें कुछ लिखा तो है पर क्या लिखा है सब पढ़ नहीं पाते हम लोग, 3000 से 1500 ईसा पूर्व में, जैसे कि हमारा सिंधु घाटी वगैरह है। अगला है ऐतिहासिक काल, 1500 ईसा पूर्व से आगे, ये भी सही है। और इसके बाद वाला गलत ही होगा, पूरा पाषाण काल 7000 ईसा पूर्व के पश्चात, नहीं ये गलत है, सिर्फ 3 मतलब गलत जवाब हो जाएगा, डी अपना सही जवाब है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, और ये क्या थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ये यूपीपीसीएस में 2015 में सवाल आया है ये। अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर ए। 76 है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो वो पाए गए थे पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, और वह था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिकार करना। नेक्स्ट है कि भारत में पूरा पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर बताना इसमें कौन सा सही है। 79, पहला कि भिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। जी हाँ, ये सही है। अगला है, विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं है, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट है कि विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में एक
और मिश्रित एक रखीय ढंग से एक समान विकसित हुई। राइट, तो ये भी गलत है, तो सिर्फ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो इसका सही जवाब है मध्य पुरापाषाण काल से, ऑप्शन नंबर बी। 81 है कि दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कौन सा है? तो इसको देखते हैं हम 81 का। पहला है कि फलक उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया, ये बिल्कुल सही है, क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया। अगला है मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र से नहीं मिले हैं वहाँ से, ये गलत है, तो ऑप्शन गलत वाला बी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है? और इसका सही जवाब है लेखिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं और वह स्थान कौन सा है? तो पशुओं के जो प्रमाण मिले अभी हमने देखा था, ये आदमगढ़ एमपी में है। 84 है हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महदहा से। अगला है 85 नंबर कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, और ये कहाँ से निकले हैं? और ये निकले हैं दमदमा से। ये दमदमा हो गया इधर यूपी में। आगे देखते हैं 85 के बाद 86 कि निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बागौर। 87 है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? आदमगढ़, होशंगाबाद, ये सही है। कौन सा सुमेलित सही है? एक ही सही होगा, बाकी तीनों तो गलत है। भीमबेटका महाराष्ट्र नहीं, ये तो एमपी में है। पलामू भी यह गलत है। गिद्धवलूर कर्नाटक, ये दोनों के गलत है, ठीक है, ये सब यहाँ पे नहीं है, तो ये तो गलत हो गए, ठीक है। पलामू महाराष्ट्र में है, तो ये गलत हो गए, तो सही जवाब है सिर्फ ये वाला। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो जो पहिया है इसका आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, जब पाषाण काल की शुरुआत हुई थी तभी नया। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो मानव और कुत्ते दोनों का कंकाल हमें जो मिला है बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में है। 90 नंबर में है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है संगनकल्लू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं हमें मेहरगढ़ से, राजस्थान। नेक्स्ट है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जवाब सेम ही होगा, मेहरगढ़। अगला है कि नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो मिले थे हमें डी, यानी कि ब्रुजहोम से और महागढ़ा से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला है, एक सेकेंड, इसके बाद वाले में क्या था कि नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था 93, शायद छोड़ दिया था मैंने। पहला पशु जो था वो 93 था, डॉग था, कुत्ता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है 95 में पहला है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला है नवपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ नामक अनाज का प्रयोग किया गया था। जी हाँ, जौ का भी किया गया था, दोनों ही सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, नौदा तोली किस राज्य में अवस्थित है? और ये नौदा तोली जो अवस्थित है मध्य प्रदेश में है, नौदा तोली। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 97 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग, और चालकोलिथिक युग कहा जाता है, वो कहता है ताम्र युग को भी कहा, ताम्र युग ही कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इनाम गांव कहाँ अवस्थित है? और इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसे हम देखते हैं एक बार। 99, तो पहला है कि ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा तोली की खोज पुरातात्विक HD शांकलिया ने की थी, ये सही है। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी, ये भी सही है, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सेकेंड लास्ट है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में। जी हाँ, पहला ही सही है। लास्ट नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं आज का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नहीं, इसके बाद एक और है, 102 है शायद। सेकेंड लास्ट ये है कि निम्न को सही सुमेलित कीजिए। चलिए हम इसे सुमेलित करते हैं सही तरीके से। 101 नंबर पहला क्या है कि इसमें महापाषाणिक स्थल है, दूसरा है अवस्थित तिथि, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, ये है इसका। तो पहला है कि चंदौली जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला है अरिकमेरू, ये पुडुचेरी में है, ये भी सही है। अगला है तिरुनेलवेली, ये तमिलनाडु में है। नागपुर महाराष्ट्र में। चारों ही सही है, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। इसके बाद वाला है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर बोला है कि इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है, यहाँ पे बोल रहा है। तो हम सही गलत साथ में ही देख लेते हैं। पहला कि इतिहासकारों ने महापाषाण काल को 1000 ईस्वी से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर, मतलब कि BC से लेकर प्रथम शताब्दी के बीच में इसको माना है, बिल्कुल माना है, सही है। अगला है कि महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी। जी हाँ, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड जय हिंद।